हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी में आज हम कैग के बारे में जानेंगे। इसे इसे हम जो ना लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस जानेंगे। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये कम से कम बहुत हार्ड टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अच्छा तरीके से उनका लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं कैग। भारत के, इसे हिंदी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो कैग है ये अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आता है। बेसिकली होता क्या है, इसकी पद की जरूरत क्यों पड़ी, आज हम इस बात को जानेंगे। होता क्या है कि जो धन होता है, धन मीन्स जो सार्वजनिक धन होता है, जैसे कि हमारा सवारा जो टैक्स के द्वारा जाता है, उसका जो गवर्नमेंट जो होती है, एक सरकार होती है, सरकार जो होती है कुछ धन खर्च करती है, कुछ धन उसे प्राप्त होता है, तो उसका जो लेखा जोखा रखता है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, तो लेखा जोखा रखने का जो काम करता है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक याद रखता है। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि सरकार के धन पर नज़र किसकी रहती है, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रहती है, कैग की रहती है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। दो अनुच्छेद एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको पहले ही कवर कर लिया है। अनुच्छेद 148 इसमें क्या कहा गया है, इसमें कैग के पद का वर्णन है। किसके पद का, कि भारत में एक कैग का पद होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 148 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कैग का पद का वर्णन है। और अनुच्छेद 149 में उसकी कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 148 कैग का पद दिया हुआ है और अनुच्छेद 149 में क्या है, कैग की शक्तियों का वर्णन है। कैग जो होता है वो लेखा परीक्षण, चाहे वो केंद्र सरकार का लेखा जोखा कर रहा हो या राज्य सरकार का हो, उसका वो मुखिया होता है। मतलब उसके काम के अंतर्गत कोई नहीं आ सकता। ये कौन मुखिया होता है, वो कैग होता है। और भारत में एक ही कैग होता है, राज्य सरकार का अलग कैग नहीं हो सकता या राज्य सरकार के अलग महानियंत्रक लेखा परीक्षक नहीं नियुक्त कर सकते। वो सिर्फ एक केंद्र का एक और राज्य का एक, सबका एक ही भारत का, इसलिए कहा जाता है कि भारत का नियंत्रक लेखा महालेखा परीक्षक मतलब कैड। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन कहलाएगा, तो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, कौन होता है, कैग होता है। जैसे कि आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सब पर नजर जो रखता है वो कैग के अंतर्गत रखी जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अब इसके शपथ के बारे में देखते हैं। तो जो कैग के सदस्य होते हैं, भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक के सदस्य होते हैं, उनकी शपथ जो होता है उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और इनके त्याग पत्र, अगर ये अपने पद पहले ही अपने उससे छोड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और इनके त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ध्यान देंगे। नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र, ये तीनों क्या होंगे, राष्ट्रपति को ध्यान रखेंगे। आप एक कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा ही होते हैं। अब इसके वेतन की बात कर लेते हैं। तो भारत की संचित निधि से इसका वेतन या इसे वेतन भारित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। इसके कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल या 65 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। मतलब 6 वर्ष, सपोज माना किसी की आयु 50 वर्ष है या 45 वर्ष है, तो वो अपने 6 वर्ष कार्यकाल करेगा। मतलब 6 वर्ष 45 का है तो 51 तक वो रिटायर हो जाएगा। या अगर उसकी आयु 50 वर्ष है तो 56 वर्ष तक उसकी आयु उस आयु पर वह रिटायर हो जाएगा। अगर सपोज माना कि 60 वर्ष है तो 5 वर्ष मतलब 65 वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं होगा, उसे अपना पद रिक्त करना पड़ेगा, उसे रिटायरमेंट लेना होगा। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर ये अपना पद छोड़ देते हैं तो किसी भी, चाहे वो भारत हो, भारत के किसी राज्य में या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पर वह नहीं रह सकते या किसी भी पद पर वह कार्यरत नहीं रह सकते रिटायरमेंट के बाद। अब बात करते हैं इसके हटाने की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया जो होती है हटाने की, वही प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है कि संसद में
इसे सिर्फ दो तरीकों से हटा, सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों के दो तरीके से हटा सकता, एक रिश्वत लेते हुए या योग्यता की असमर्थता के लिए, कि योग्य में इतना सक्षम नहीं है और उसे वो पद दे दिया गया, तो दो तरीके से हटा सकता है। तो क्या होता है कि संसद के सदन में जाता है, संसद के सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होता है, किसी भी सदन में वह सबसे पहले जा सकता है। अगर लोकसभा में जाता है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में जाता है 50 सदस्य उस बिल को पास करेंगे, और अगर वो बिल पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति एक कमेटी गठित करेगा। अगर वो कमेटी पास कर देती है कि हाँ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने क्या किया है, रिश्वत ली है या अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो राष्ट्रपति उन्हें तुरंत ही हटा देगा। तो हटाने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके कार्य एवं शक्तियों की, कि इसके क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 149, इसमें इसके कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं। तो जो कैग महालेखा जो लेखा परीक्षक होता है, ये केंद्र और राज्य में एक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य में अलग हो और केंद्र में अलग हो, नहीं, दोनों में एक ही महालेखा परीक्षक या नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग कार्य करेगा। अगर केंद्र में होता है तो ये अपनी रिपोर्ट जो होगा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, चाहे वो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, वो बिल पास करेगा जो कैग ने उसको राष्ट्रपति ने दिया। तो केंद्र में क्या करता है, ये राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे लोकसभा मतलब संसद में बिल जो है पास कराता है। और राज्यसभा में क्या होता है, अगर राज्य में तो राज्य में राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल क्या होता है, उसे विधानमंडल में पास कराता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि पर इसकी नज़र होती है, उसके जो धन का जो व्यय होता है या जो हमारे प्राप्ति होती है उस पर, चाहे भारत की संचित निधि हो या आकस्मिक निधि हो, सब पर नज़र किसकी होती है, तो वो कैग की होती है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की होती है। तो इसकी क्या क्या कार्य हैं कि संचित निधि और आकस्मिक निधि पर नज़र रखता है। कैग भारत के लिए एक है, चाहे वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों का एक ही कैग होगा, अलग अलग नहीं होगा। और केंद्र में रिपोर्ट पास करेगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे संसद में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा, उस रिपोर्ट को देगा, संबोधित करेगा। और राज्य का होगा, राज्य में राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसे विधानमंडल में देगा। तो इसकी ये कार्य शक्तियां हैं। अब इसकी कैग की कुछ स्वतंत्रता भी है, क्योंकि अगर इसकी स्वतंत्रता नहीं होगी, अगर ये पक्षपात करेगा तो हमारा लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि इसके सबसे, अगर BR अम्बेडकर ने भी इसलिए कहा गया है कि जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी पद है वो कैग ही है, या भारत का महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वेतन के रूप में। क्योंकि इसका स्वतंत्रता क्या है, वेतन के रूप में, मतलब इसका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से भारित होता है। हटाने के रूप में इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से हटा दे, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जो हटाने की उसके लिए प्रक्रिया है, जैसे संसद में जाएगा, संसद से राष्ट्रपति में जाएगा, उसी प्रकार इसे हटाया जाएगा। पद त्याग के रूप में, अगर ये अपना पद त्याग देते हैं, 6 वर्ष या पूरी कर देते हैं या 65 वर्ष आयु पूरी कर देते हैं, तो क्या होगा, ये किसी भी भारत के किसी भी राज्य में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। तो ये इनकी स्वतंत्रता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। यह लोक लेखा समिति का जो होता है मार्गदर्शक, आंख भी होता है लोक लेखा समिति का, कान भी होता है और मित्र भी होता है। तो क्या होता है, लोक लेखा समिति भी कैग की तरह कार्य करती है, तो इसलिए उसका मार्गदर्शक भी हो सकता है, आंख भी हो सकता है लोक लेखा समिति का। कौन, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कान मित्र हो सकता है। ये इसलिए पूछा गया है कि कौन लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होगा, तो कैग होगा, या कौन लोक लेखा समिति का कान होगा, तो कैग होगा। तो BR अम्बेडकर ने इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद बताया है। क्या बताया है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद बताया है। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक आता है, तो अनुच्छेद 148 में क्या आता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग आता है। और अनुच्छेद 149 में क्या आता है, उसके कार्य एवं शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है, मतलब जो भारत सरकार खर्चा करती है या उसकी जो इनकम है
जो उसका लेख जो हिसाब रखता है वो कैग ही रखता है, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसी नियुक्ति कर देगा। अगर ये त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे, अगर इनको शपथ दिलाएगा तो वो भी राष्ट्रपति को दिलाएगा। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो कैग का ऐसा पद है, अगर वह एक बार सेवा मुक्त हो जाए तो वह किसी भी राज्य में सरकारी पद पर ग्रहण नहीं कर सकते या किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा जोखा कौन रखता है? तो आपको पता ही होगा कि देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का जो लेखा जोखा रखता है वो कैग रखता है। किस वर्ष भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया था? तो 1976 में क्या हुआ था, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे उससे जो वित्तीय लेखांकन का जो कार्य था, लेखा जोखा देखने का, वो कार्य अलग कर दिया गया था। तो कौन से ईयर में? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वी नरहरि राव जो थे भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।